Hi everyone, I hope all of you are doing well. So today we are going to start our another unit or another topic, that is reaction mechanism, and this unit is very important unit regarding योर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बिकॉज ऐसा है कि इस यूनिट के डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हमारे पास आते ही आते हैं, बट इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी। हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें किस टाइप का मैकेनिज़्म फॉलो किया जा रहा है और उसी मैकेनिज़्म को प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है, दूसरा क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है, ये सब चीज़ें हमें किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो वही सारे कंसेप्ट हम इस यूनिट के अंडर कवर करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस किस किस तरीके से बनते हैं मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जो टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपके पास बनते ही बनते हैं कि जो कंसेप्ट्स हमने यहाँ पे सीख लिए उसे डायरेक्ट ही पूछ लिया कि कोई रिएक्शन दी जा रही है, बताओ जी ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है आपके पास, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास बनता है। एज वेल इसकी एप्लीकेशंस आपको बाकी रिएक्शंस में भी देखने को मिलेंगी, जहाँ मैं कह रही हूँ कि हाँ जी SN2 रिएक्शन हो रही है, SN1 हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है या रीअरेंजमेंट हो रही है, तो वही रिएक्शन वहाँ पर क्यों हो रही है और अगर हो रही है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारा कंसेप्ट हमारा इसी टॉपिक के अंडर कवर होगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया टॉपिक है जिससे आपका नॉलेज और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने के लिए इस रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं और भी बताना चाहूँगी, और वो बात ये है कि जैसे आपके सिलेबस के अंडर टॉपिक्स हैं या यूनिट्स हैं, दैट केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो इस तरीके से, या एमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, फिनोल, इस टाइप से आपके पास दिए हैं कि उनकी केमिस्ट्री आपको स्टडी करनी है। तो सिलेबस के अंडर उनकी अलग अलग आपको लिखी है कि हाँ जी इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बताओ, इसकी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का बताओ, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताओ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल्ड हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे, ताकि जब हम वो यूनिट्स करें तो उसमें हमें जस्ट बताने की ज़रूरत हो कि देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन है, तो आपको वो अल्टीमेटली वहाँ पे जल्दी चीज़ें समझ आ जाएंगी अगर हमने पहले से ही इस टॉपिक को कंबाइंड वे में अच्छे से कर रखा होगा। ठीक है, तो वो सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे कर लेंगे। चलो, अब रिएक्शन मैकेनिज्म जो हमारे पास टॉपिक है, ये अगर सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होगा तो जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं पहले हमें ये पता चले, फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं इनके मैकेनिज्म की कि किस तरीके के मैकेनिज्म फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं उसमें हमें देखो मेजर कौन कौन सी टाइप्स देखने को मिलती है ऑर्गेनिक में, स्पेशली कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आपके पास होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकेंड आपके पास टाइप होती है एडिशन रिएक्शंस। थर्ड आपके पास होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। एंड फोर्थ हमारे पास होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। वैसे तो हमारे पास और भी टाइप होती हैं रिएक्शंस की, ठीक है, बट अभी मेजर अगर मैं बात करूं तो यही रिएक्शंस होती हैं। या फिफ्थ टाइप आप एक और ऐड कर सकते हो जिन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, या फिर आप कह सकते हो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस जहां देखने को मिलती है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टाइप की प्रोसेस जहां देखने को मिलती है। तो अब मैं वन बाय वन इन सारी ही टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस करूँगी पहले कि हमारे पास ये कौन कौन सी रिएक्शंस रहती हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इन्हें अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, एक बार ये क्लैरिफाई हो जाएगा, फिर हमारे पास हम फर्दर इनके टाइप्स और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास जैसे यहाँ पे सपोज RX दिया है तो बाहर से कोई Y सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से लीव कर जाएगा। अभी तो जस्ट मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल ही आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और भी स्पीशीज़ हो सकती है। बट मैं यहाँ बताना क्या चाह रही हूँ, मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि देखो आपके पास पहले यहाँ पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट था X, ठीक है,
और उस सब्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस किया किसने, y ने। तो ये रिएक्शन कंप्लीट कब मानी गई, जब x की जगह क्या आ चुका है, y आ चुका है। यानी क्लियरली हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तब होती हैं जो हमें ऐसा प्रोसेस बताती है जिसमें पहले से जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसे रिप्लेस करके उसकी जगह कोई नया सब्स्टिट्यूएंट रखा जाता है। सपोज आपके पास कोई बास्केट है, उसमें बहुत सारे मैंगोज़ है, ठीक है, आम है। अब आप एक एक्स्ट्रा आम उसमें डालना चाहते हो, ठीक है, सारे आपके पास वहाँ पे पके हुए आम हैं, आप एक कच्चा आम भी उसमें रखना चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक पका हुआ आम जो है वो वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, फिर कच्चे आम को आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अगर ऐसी कोई रिएक्शन देखने को मिलती है तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि पहले वो जगह बनानी पड़ती है, वो स्पेस खाली करना पड़ता है जिसकी जगह आप नया सब्स्टिट्यूएंट रखने जा रहे हो। तो रिप्लेसमेंट टाइप की, एक को हटाओ दूसरे को उसकी जगह पे रखो, वो रिप्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस जब देखने को मिलेंगी तो उन्हें हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। किस टाइप की रिएक्शंस, रिप्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन, कि एक को हटाओ फिर दूसरे को उसकी जगह पे रखो, ये सब्स्टिट्यूशन है। अब सब्स्टिट्यूशन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है। वैसे तो हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी होती है, बट चलो कर लेते हैं इसको भी ऐड यहाँ पे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बट आपको मेजरली न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक पे फोकस करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कशन हम कर सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर जैसे अभी मैंने बात करी कि न्यूक्लियोफाइल, किसी एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करके कोई नया न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर जो रिप्लेस कर रहे हैं वो एक इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में जा रहा है और बाहर से भी कोई नया इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह आ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर हमारे पास फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म फॉलो किया जा रहा है सब्स्टिट्यूशन के लिए तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज़ जाती है तो उसकी जगह नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज़ ही आएगी, तो न्यूक्लियोफिलिक। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ रिमूव हो रही है तो उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ ही बाहर से आएगी या डेफिशिएंट स्पीशीज़ ही बाहर से आएगी, तो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर कोई फ्री रेडिकल वहाँ से रिमूव हो रहा है और उसकी जगह कोई नया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होके आ रहा है तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, तीन टाइप की हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है। वैसे तो अभी हम ये फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी को, इनके फर्दर टाइप्स क्या होते हैं, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं और फर्दर किस किस कैटेगरी में मिलती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी होता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर फर्दर हमारे पास है एडिशन रिएक्शंस की। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस की, तो एडिशन रिएक्शन में हमारे पास क्या देखा जाएगा कि ऐड हो रहा है। अब नाम अलग क्यों है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म अलग है। फिर वही एग्जांपल लेते हैं हम, क्या किया था हमने, बास्केट में से एक पका हुआ आम निकाला था, फिर एक हरा आम या कच्चा आम उसमें रखा था, तब हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम क्या करने वाले हैं कि उस बास्केट में से कोई भी आम बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन वो कच्चा आम जो है वो उसके ऊपर ही टिका देंगे, कैसे भी करें। तो अब क्या हुआ, उससे रिमूव तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक नई स्पीशीज ऐड हो गई ना उस पर, तो वो क्या है, एडिशन रिएक्शन। कि जब कोई भी चीज़ वहाँ से बाहर नहीं जाएगी फिर भी एक एक्स्ट्रा स्पीशीज उस पर ऐड हो जाती है, एक एक्स्ट्रा एटम, एक एक्स्ट्रा ग्रुप अगर ऐड हो जाता है सिस्टम पे तो वो हमारे पास क्या होती हैं, एडिशन रिएक्शंस। एंड एग्जैक्टली ये भी हमारे पास तीनों ही टाइप की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होती है और फ्री रेडिकल एडिशन भी होती है। यानी अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ऐड हो रही है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज ऐड हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अगर कोई अगर कोई फ्री रेडिकल ऐड हो रहा है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ रिप्लेसमेंट हो रही थी, यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। और बाकी टाइप्स यहाँ भी अलग अलग हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक, एक न्यूक्लियोफिलिक और एक आपके पास फ्री रेडिकल। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं हमारे पास रिएक्शंस। अब मैं बात करूँ अगर थर्ड एग्जांपल की, ये थर्ड टाइप की, तो वो है हमारे पास कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से क्लियर हो रहा है एलिमिनेट होगा। ठीक है,
इट मीन्स इसमें कोई चीज़ बाहर से ऐड तो नहीं होगी बट लीव ज़रूर करेगी। देखो डिफरेंस देखो, सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, एक चीज़ लीव करी थी बाहर से, फिर एक उसकी जगह पे ऐड हुई थी। एडिशन में सिर्फ ऐड हुआ, लीव कुछ नहीं कर रहा। एलिमिनेशन में ऐड कुछ नहीं होगा बट लीव ज़रूर करेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास क्या रहती है जिसमें लिविंग ग्रुप बाहर जा रहे हैं। अब वो लिविंग ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, वो डिपेंड करता है फर्दर हमारे पास। जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमारे पास 2 लिविंग ग्रुप जाते ही जाते हैं। तो बेसिकली इसे हमने अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन। जब हमने अल्फा एलिमिनेशन की बात करी थी कार्बीन और नाइट्रीन फॉर्मेशन में, तब हमने बताया था कि जो दोनों लिविंग ग्रुप्स हैं हमारे पास, दोनों लिविंग ग्रुप है, दे बिलोंग टू द सेम कार्बन एटम और सेम स्पीशीज़। जब आपके पास जो हाइड्रोजन और एक लिविंग ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन इस तरीके से लीव कर रहा था, वो दोनों एक ही एटम को बिलोंग कर रहे थे, तो कार्बीन और नाइट्रीन बन रही थी, उसे हमने कहा था अल्फा एलिमिनेशन। और बीटा हमने कब कहा था, जब हमारे पास एक लिविंग ग्रुप और दूसरा लिविंग ग्रुप अल्फा बीटा वाले रिलेशन में थे, यानी एक फर्स्ट पोजीशन पे था सपोज हाइड्रोजन, तो जो ब्रोमीन क्लोरीन होगा वो उसकी नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर था, उसे हमने कहा था बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, ये अभी डिटेल में चलेगा आगे, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आपको मैं बता रही हूँ। तो अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन तो हो गया, बट बीटा एलिमिनेशन भी फर्दर हमारे पास फिर डिवाइड की गई है कि E1 एलिमिनेशन भी होता है, E2 एलिमिनेशन भी होता है, E1CB कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म भी होता है। अब अगर मैं E2 की बात करूँ तो E2 फर्दर हमारे पास फिर 2 टाइप का होता है, इसमें सिन एलिमिनेशन भी होता है और एंटी एलिमिनेशन भी होता है। तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन सब चीज़ों के बारे में कि ये आगे फर्दर अलग अलग टाइप्स क्यों बनी है और अगर बनी है तो किस किस टाइप की होती है। ठीक है, सो ये बात होगी हमारे पास एलिमिनेशन की, जिसमें सिर्फ लीव करना है, किसी ने ऐड नहीं होना है, कोई ग्रुप ऐड नहीं होगा। आफ्टर दैट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास कोई ना चीज़ बाहर से ऐड होती है ना कोई चीज़ वहाँ से लीव करती है। कोई भी चीज़ का मतलब है कोई ग्रुप, ठीक है, कोई ग्रुप, कोई एटम, कोई स्पीशीज़ ना वहाँ ऐड होगी ना लीव करेगी। इसमें सिर्फ उसका स्केलेटन चेंज होता है। स्केलेटन मीन्स कि उसका थोड़ा सा हुलिया बदल देते हैं, पहले वो कुछ और नज़र आ रहा था, बाद में कुछ और नज़र आएगा, बट कैसे, खुद के ही किसी ना किसी एक एटम या ग्रुप को किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट करके, माइग्रेट करके, जो उसके स्केलेटन में चेंजेस आते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, उस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो बाकी सबसे डिफरेंट हुई ना कोई ऐड हो रहा है ना कोई एलिमिनेट हो रहा है, लीव हो रहा है, बट स्टिल इसमें चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि खुद का ही ग्रुप, कोई एटम, कोई स्पीशीज किसी एक पोजीशन से उठ के किसी दूसरी पोजीशन पे माइग्रेट कर रहा है, उससे चेंजेस आ रहे हैं, तो वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ रिडॉक्स रिएक्शंस की, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टाइप की प्रोसेस की, तो इसके लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हो गए या रिड्यूसिंग रिएजेंट्स हो गए। तो जिसमें हम बात करते हैं कि जैसे आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, बहुत कॉमन रिएजेंट है, किस कैटेगरी में आता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स की कैटेगरी में। तो आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, एमाइड है, इस तरीके के कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को वो एल्कोहल में रिड्यूस कर देता है, तो वो आपके पास इस टाइप की प्रोसेस शो करते हैं। ऑक्सीडेशन में बात कर लो, आपके पास ओजोनोलिसिस टाइप की प्रोसेस होती है, ओलेफिन पे ओजोन की रिएक्शन होती है, उससे कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं, या और भी हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो उस केस में आपके पास कौन सी प्रोसेसेस आ जाती हैं, ऑक्सीडेशन वाली। तो इस टाइप की जो स्पेसिफिक रिएजेंट रिड्यूस कर रहा है या स्पेसिफिक रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो हमारे पास जाती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस में। इसमें कई बार ये जो हम रिएजेंट्स की बात कर रहे हैं, इसमें मेटल का भी स्पेशल रोल रहता है, मेटल की हेल्प से भी रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से भी रिडॉक्स रिएक्शंस मेटल की हेल्प से प्रोसीड करती हैं।
ठीक है। तो ये हमारे पास होगी यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट की कितने टाइप की हमारे पास रिएक्शंस रहती हैं। अब उन रिएक्शंस के ये सारे जो हम मैकेनिज़्म हैं कब कब फॉलो किए जाएंगे उनकी बात करेंगे। बट इसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ बीटा एलिमिनेशन की बात करी, वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे यहाँ पे SN1 एंड SN2, ठीक है। SN1 एंड SN2 ये वाली हमारे पास यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा रहेगा एरोमेटिक सिस्टम पे। ऐसा नहीं है न्यूक्लियोफिलिक की बात नहीं करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक की बात भी करेंगे एरोमेटिक सिस्टम पे, बट जनरली जो सबसे ज़्यादा रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर देखने को मिलती हैं। दैट्स वाई जो मेजर पार्ट इसका रहेगा यहाँ पे वो एरोमेटिक सिस्टम्स के साथ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे SN1 SN2 के बारे में रहेगी। एडिशन रिएक्शंस तो हमारे पास सारी हम बात करेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन की बात रहेगी। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं एज वेल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। तो आई होप अब आपको इसके सारे डिफरेंट टाइप्स बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, डिफ्रेंशिएट हो गए होंगे कि सबको अलग अलग क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हर किसी की अलग अलग प्रॉपर्टी है। सो वी विल स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ओके। सो आवर फर्स्ट टाइप इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने जैसे कहा था कि 3 टाइप की रिएक्शंस हमारे पास रहेंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको ऑलरेडी मैंने बताया था। हम यहाँ पे जो मेजर 2 टाइप्स का डिस्कशन करेंगे वो रहेगी हमारे पास SN1 एंड SN2। किन किन कंडीशंस में हम SN1 को प्रेफर करते हैं, किन कंडीशन में हम SN2 को प्रेफर करते हैं, SN1 मैकेनिज्म एक्चुअल में है क्या और SN2 क्या है, ये सब डिस्कशन हमारा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, SN1 मैकेनिज्म की। SN1 मैकेनिज्म या SN1 कोई रिएक्शन हो रही है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, तो सबसे पहले तो हमें इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में क्या देनी है कि जब हमने लिखा SN1 तो 1 सबसे लास्ट में है ना, बट जब हम उसका पूरा नाम लिख रहे हैं तो 1 का मतलब सबसे पहले आता है, ऐसे रिवर्स चलता है। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब इसका फुल नेम लिखते हैं तो रिवर्स, 1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एक ही मॉलिक्यूल यूनिमोलिक्यूलर है ना, यूनि मीन सिंगल ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। बट ये नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इस मैकेनिज्म में वो सिंगल मॉलिक्यूल पे या सिंगल एंटिटी पे ही डिपेंड करता है। दैट्स वाई ये यूनिमोलिक्यूलर वर्ड का लिंक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के साथ है, ठीक है। बाकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का तो हमें पता चल ही रहा है। तो यहाँ पे कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस रिएक्शन के जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कि SN1 मैकेनिज्म एक्चुअली किस टाइप की प्रोसेस है, तो ये हमारे पास 2 स्टेप प्रोसेस होती है। एज वेल कार्बोकेटाइन बनता है इसमें इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में हमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों टाइप का प्रोडक्ट मिल सकता है, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन। अब इन्वर्जन और रिटेंशन का मतलब क्या है ये आपको अभी बता देते हैं कि जब हमारे पास कोई ग्रुप लीव करता है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो जब हमारे पास कोई ग्रुप वहाँ पे लीव करता है तो कुछ क्वेश्चंस में उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स होती है। अब अगर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है तो वो वहाँ से जब लीव करेगा और नया ग्रुप उसकी जगह आएगा तो वो नया ग्रुप सेम उसी स्टीरियो में आएगा जहाँ से वो लीव किया था या उसके अपोजिट स्टीरियो में आएगा, यानी टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर रहेगा या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रहेगा। उस कंसेप्ट की बात हो रही है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हो रही है।
तो उस केस में क्या देखा जाता है कि इसके प्रोडक्ट में इन्वर्जन और रिटेंशन, इन्वर्जन मीन्स अपोजिट, जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया है उसके अपोजिट से आ सकता है। रिटेंशन का मतलब जहाँ से लिविंग ग्रुप गया है सेम उसी स्टीरियो में नया ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। तो दोनों की ही पॉसिबिलिटी रहती है हमारे पास। कैसे रहती है वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। बट अभी आपको कुछ ये पॉइंट्स जो हैं ये यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट जो अब हम बात करेंगे यहाँ पे वो इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म में हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होती है हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट सॉल्वेंट की हेल्प से इस तरीके से आयनाइज होता है कि कार्बोकेटाइन उसमें जनरेट हो जाता है ना। आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट होती है जिससे हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है और यही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जहाँ पे आयनाइजेशन हो रही है सबस्ट्रेट की। इट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे SN1 रिएक्शन का रेट है ना, जो SN1 ये रिएक्शन हो रही है इसका जो हमारे पास यहाँ पे रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो जब हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इक्वल्स में लेके आते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है ना, दैट्स व्हाई के इज़ हियर रेट कांस्टेंट। सो जो हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। यानी जो फर्स्ट स्टेप में है वो क्या है, सिर्फ सबस्ट्रेट है ना, उसके आयनाइजेशन से कार्बोकेटाइन बन रहा है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप। तो या आप ये कह सकते हो कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो उसमें हमारे पास हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यानी न्यूक्लियोफाइल तो अभी आया ही नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन हम कम करें ज़्यादा करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इस बात को यहाँ पे लिखिए that this rate is independent, this rate is independent to the concentration of nucleophile। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल कितनी कंसंट्रेशन में है, कम है, ज़्यादा है, पहले हमने कम लिया था अब ज़्यादा कंसंट्रेशन में ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नो इफेक्ट। अगर SN1 मैकेनिज्म हो रहा है देन देयर विल बी नो इफेक्ट, क्योंकि जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप आपके पास यहाँ पे मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेप हो गया आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट और सेकंड स्टेप आपके पास होती है रैपिड रिएक्शन बिटवीन कार्बोकेटाइन एंड न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटाइन एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो सिंपली आपके पास ये जो कार्बोकेटाइन होता है इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो ये दो स्टेप रहते हैं मैकेनिज्म में, फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड सेकंड रैपिड रिएक्शन बिटवीन। रैपिड क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है स्लो, तो ये वाला स्टेप कैसा रहा होगा, फास्ट रहा होगा। दैट्स वाई हमने कहा कि टू स्टेप प्रोसेस है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट में हमारे पास इन्वर्जन रिटेंशन दोनों के प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होते हैं। एज वेल अगर हम बात करें रेट की तो SN1 रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास था ये कोई कार्बन, ठीक है, जिसके पास R1, R2, R3 तीन ग्रुप थे और साथ में एक बॉन्ड था CX। X कोई भी हेलोजन ले सकते हो, गुड लिविंग ग्रुप है। और आपने यहाँ पे लिया है सॉल्वेंट वाटर,
ठीक है। ज़्यादातर SN1 रिएक्शन को असिस्ट कराने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज़ करते हैं। अभी सिर्फ आप यहाँ पे देखिए कि हमने ये सॉल्वेंट यूज़ किया, ठीक है। अब इस सॉल्वेंट की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे CX बॉन्ड की आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन के लिए क्या इफेक्ट काम करता है कि जैसे आपके पास था ये OH और H, है ना, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये X के पास लोन पेयर रहे होंगे, तो ये अपने लोन पेयर के थ्रू इस पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो क्या होगा कि ये X H के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ज़्यादा अपनी प्रेफरेंस शो करेगा, तो C के साथ या कार्बन के साथ जो इसका बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा जब कहीं और अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो दैट्स वाई ये यहाँ से एज X नेगेटिव बहुत आसानी से लीव कर जाएगा, और अगर ये एज X नेगेटिव यहाँ से लीव कर जाता है, X नेगेटिव एज यहाँ से लीव कर जाता है, तो कार्बन के 3 ही बॉन्ड बने। इट मीन्स कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो भी कार्बोकेटाइन होता है उसके पास क्या रहता है, वेकेंट p ऑर्बिटल। तो फर्स्ट जो आपके पास ये स्लो स्टेप है आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वो इस तरीके से सॉल्वेंट की हेल्प से होती है, जिससे आपके पास ये ग्रुप लीव कर जाता है और क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस है। ये जो आपके पास यहाँ कार्बोकेटाइन बना, इस पे अब अटैक होगा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का। बट अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारे पास न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जितनी ये अप वाली लोब बिल्कुल सही दिख रही है, प्रेफरेंस में दिख रही है, या अप वाली लोब ज़्यादा ससेप्टेबल है इसके अटैक के लिए, तो ये बिलो वाली लोब भी, तो क्योंकि p ऑर्बिटल तो ऐसे ही रहता है, आपके पास अप लोब भी होगी, बिलो में भी होगी, तो ये न्यूक्लियोफाइल जितनी आसानी से अप अटैक करा सकता है उतनी ही आसानी से बिलो अटैक भी तो करवा सकता है। यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन बिलो वाली लोब्स को लेके आएगा तो बॉन्डिंग बिलो से होगी, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन अप वाली लोब की तरफ लेके आएगा तो बॉन्डिंग अप से होगी। इट मीन्स वी हैव चांसेस दैट वी कैन गेट बोथ प्रोडक्ट्स। तो अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल ऐसे अप लोब से आता है तो ये R1, R2, R3 ऐसे आ जाएगा, और अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल आपका डाउन से आता है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे डाउन से आ रहा है, डाउन वाली लोब से आ रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास R1, R2 एंड R3, यही 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना, ये बना आपके अप अटैक से या अप लोब वाले अटैक से, और ये जो आपके पास बना ये बना डाउन अटैक से, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल देखो ये X लीव किया था ना, तो ये अप वाली साइड से लीव किया था, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी कहाँ आया, सेम उसी वाली साइड पे आ गया ना। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को हम कहेंगे, अगर इसमें कायरलिटी है, कायरल सेंटर की बात हो रही है तब, है ना, ये सारे आपके पास डिफरेंट बॉन्ड्स है तब, तो जिस स्टीरियो से X लीव किया था सेम उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कहलाएगा रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन वाला, कि कन्फिग्रेशन यहाँ पे बिल्कुल रिटेन कर रही है, यानी जो पहले थी वही कन्फिग्रेशन यहाँ पे है ना। बट ये जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया है, बिल्कुल अगर उसकी अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल, अगर उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है या सब्स्टिट्यूट होता है, तो उस केस में हम इसे कहते हैं इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। दैट्स वाई मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि अगर हमारे पास SN1 मैकेनिज्म की बात हो रही है तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट बनने के बिल्कुल इक्वल चांसेस होते हैं, 50-50%। ये वैसे बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन है हमारे पास कि 50-50% प्रोडक्ट बनेगा, रेसमिक मिक्सचर हमें मिलेगा, है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट 50% अप से अटैक कर रहे हैं, एग्जैक्ट 50% डाउन से
अटैक कर रहे हैं, ये एक आइडियल कंडीशन है। बट येस, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, हम मान के चल सकते हैं कि हमारे पास रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। 50% R तो 50% S हमें मिल सकता है अगर यहाँ पे कायरल सेंटर रहा होगा, सारे सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट रहे होंगे तो रेसमिक मिक्सचर मिलने के पूरे चांसेस हैं। बट इट इज़ ऑल्सो एन आइडियल कंडीशन और आइडियल सिचुएशन। दैट्स वाई हम इसके कंक्लूजन के लिए क्या लिखते हैं कि जो हमारे पास SN1 रिएक्शंस हैं दे आर स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, बट साथ में ज़रूर लिखना है इफ़ 100% रेसमाइजेशन इज़ नॉट देयर, इफ़ 100% रेसमाइजेशन इज़ नॉट देयर। क्या मतलब है इस बात का कि जैसे हमने अभी कहा कि ये हमारे पास आइडियल सिचुएशन है कि 50% R 50% हमें S मिले, बट मिल सकता है, ठीक है, मान के चल सकते हैं। बट जनरली हमारे पास SN1 रिएक्शन को स्टीरियो सिलेक्टिव कहा जाता है। स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब सिलेक्टिविटी आ रही है, मेजर और माइनर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि मेजर और माइनर हमें कब मिल रहा है, तब जब हमारे पास 100% रेसमाइजेशन नहीं हो रही है, बिल्कुल आइडियल टाइप की सिचुएशन नहीं है, तब हम इन रिएक्शंस को या इस मैकेनिज्म को स्टीरियो सिलेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। मेजर और माइनर वहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो अब ये बात तो हमारे पास क्लियर हो गई कि ये जो आइडियल कंडीशन है ये हमारे पास पेपर के ऊपर आइडियल कंडीशन कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल वे में सही है, बट इन प्रैक्टिकल वे हमारे पास ऐसा नहीं होगा ना, कंप्लीट 50% तो नहीं मिलेगा, रेसमाइजेशन नहीं होगी तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी होगी। तो अब स्टीरियो सिलेक्टिविटी में क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, यानी इन्वर्जन वाला या रिटेंशन वाला। तो उसके लिए क्या देखा जाता है कि जब तक कार्बोकेटाइन नहीं बना है, जो न्यूक्लियोफाइल है अगर वो अप्रोच करना चाहे तो इसकी हमेशा बैक साइड से ही करेगा ना, जहाँ से लिविंग ग्रुप जा रहा है वहाँ से तो अटैक नहीं कर सकता, हमेशा उसकी अपोजिट साइड से इलेक्ट्रॉन देगा तभी ये यहाँ से लीव कर सकता है। इट मीन्स बैक साइड से अटैक करने वाली कंडीशन कौन सी होती है, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। सो प्रैक्टिकली हमारे पास जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट होता है वो जनरली मेजर रहता है, वो उसकी क्वांटिटी एक्सीड करती है रेदर देन रिटेंशन। माना कार्बोकेटाइन बनने के बाद दोनों के इक्वल चांसेस होते हैं, बट जनरली इक्वल चांसेस जो है वो हमारे पास प्रैक्टिकली बहुत कम देखने को मिलते हैं। पेपर पे तो हम कह देते हैं कि हाँ जी रेसमाइजेशन हो सकती है। तो उस केस में जो सबसे ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, बेशक डिफरेंस थोड़ा सा ही हो कि एक 51% है, दूसरा 49 है, एक 60 है, एक 40 है, बट वो डिफरेंस जो हमारे पास आएगा वो कैसे आएगा कि जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है वो मेजर रहता है और जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है वो माइनर रहता है। और इन्वर्जन वाले के मेजर होने के चांसेस क्या है कि कार्बोकेटाइन बनने से पहले भी न्यूक्लियोफाइल अगर अप्रोच करता तो वो कहाँ से करता है, इसकी बैक साइड से ही करता, जहाँ से लिविंग ग्रुप जा रहा है उसके अपोजिट साइड से ही अप्रोच करता। दैट्स वाई इन्वर्जन वाला थोड़ा सा हमारे पास क्वांटिटी में एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो पेपर के ऊपर अगर आपके पास रेसमाइजेशन की कंडीशन एज्यूम करने को बोलता है तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है SN1 जिसमें इन्वर्जन वाले की क्वांटिटी एक्सीड करती है रेदर देन रिटेंशन, ठीक है। ये बात होगी हमारे पास SN1 की। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आपने नोट करना है SN1 के लिए, और वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस, 3-4 रिएक्शंस दी हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन सारी रिएक्शन में SN1 रिएक्शन किस में सबसे फास्ट हो रही है, तो पेपर के ऊपर कंसेप्चुअली है ना, एक्सपेरिमेंटली तो हम कह रहे हैं कि हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर पता कर सकते हैं, बट अगर कंसेप्चुअली आपके पास ये क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट चेक करना होता है, एंड दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।
रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड थ्रू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो भी आपको रिएक्शंस दी गई हैं, सारी रिएक्शन में क्या करना है, आपने कार्बोकेटाइन जनरेट करवा देना है। बन गया कार्बोकेटाइन। जब एक बार सबका कार्बोकेटाइन बन गया तो देख लो किसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जिसका भी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही वाली SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। तो कंसेप्चुअली आपके पास जब भी हमें SN1 रिएक्शन का रेट का ऑर्डर डिसाइड करने को आएगा, हम सिर्फ फोकस करेंगे इस पॉइंट पे, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबके लीविंग ग्रुप को बाहर करके कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वही हमारे पास SN1 रिएक्शन को सबसे फास्ट प्रोसीड करेगा। देखो एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे करते हैं इसी बात को लेके कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन रहता है। जैसे कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ एसिटोलिसिस, हाइड्रोलिसिस और सोल्वोलिसिस। तो इस टाइप की रिएक्शंस जो आपके पास होती हैं वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती हैं, चाहे एसिटोलिसिस है, चाहे हाइड्रोलिसिस है, चाहे सोल्वोलिसिस है। ठीक है, अब इन रिएक्शंस में हमारे पास जैसे ये दो सबस्ट्रेट सपोज दिए हैं A और B, और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर डिसाइड करो या ये बताओ कि दोनों में से फास्ट कौन सी रिएक्शन जाएगी, है ना। तो हमें ये तो पता चल गया कि इन रिएक्शंस में SN1 मैकेनिज्म होता है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, जो लिविंग ग्रुप है उसे लीव करेंगे और उस कार्बन पे बना देंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये OTS, TS इज फॉर टोसाइल, और टोसाइल के लिए आपको बताया था ना मैंने कि ये इस तरीके से अगर OTS लिखा है तो O, देन सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड O, देन आपके पास फिनाइल रिंग और पैरा पे CH3। तो इतना पार्ट क्या होता है, टोसाइल। और ये अल्कोहल की प्रोटेक्शन की होती है एक तरीके से। H को हटा के TS ग्रुप लगाया होता है क्योंकि उसकी वजह से वो एक गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे OTS। अब ये गुड लिविंग ग्रुप तो चला गया, बट साथ में सिस्टम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे की बात करें तो इसमें OTS यहाँ है तो इसका आएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब बस क्या करना है, दोनों में कार्बोकेटाइन बन गया, दोनों में देखो कि ज़्यादा स्टेबल कौन है। हमें पता है ये कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बन रहा है ब्रिज हेड पोजीशन पे, और हमने पहले बात करी थी कि ब्रिज हेड पोजीशन पे इसे वो प्लेनरिटी नहीं मिल पाएगी जो ये सोच रहा है। कार्बोकेटाइन प्लेनर होना चाहता है बट ब्रिज हेड पे नहीं मिलती है, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी जितनी ब्रिज हेड पोजीशन पे मिलती है। दैट्स वाई हमें पता चल रहा है कि B जो है वो स्टिल थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है कार्बोकेटाइन रैदर देन A। तो जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वही रिएक्शन हमारे पास फास्ट होगी। सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, जस्ट पहचानना है कि SN1 मैकेनिज्म हो रहा है, कार्बोकेटाइन बनाओ, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल है उसी का SN1 का रेट सबसे ज़्यादा फास्ट है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज़ SN2। और SN2 के लिए हमने बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे SN1 के लिए लिखा था। 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिक्यूलर एंड देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट मीन्स यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो 2 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा। यही मतलब था ना, यूनिमोलिक्यूलर में 1 पे कर रहा था यानी जस्ट सबस्ट्रेट पे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स पे कर रहा होगा। अब वो हमें मैकेनिज्म देख के ही पता चलेगा कि 2 मॉलिक्यूल्स वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि ये हमारे पास है सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कोई कार्बोनाइन नहीं बनेगा, फ्री रेडिकल नाइट्रीन ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। क्या बन रही है तो, अगर बन रही है तो ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलती है इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन, और इसमें जो हमारे पास रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
डिफरेंस है। SN1 में क्या होता था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बट यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई हमने इसका नाम ही क्या लिखा था, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दोनों मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात होगी। अब हम इसके बात कर लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास कुछ ऐसे रहेगी कि जैसे ये कार्बन था आपके पास, यहाँ पे लिविंग ग्रुप था, ठीक है, और यहाँ पे था R1, ये R2, ये R3। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो पहले स्टेप में अप्रोच करता है, और अप्रोच कैसे करेगा, ये जो CX बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, इस CX बॉन्ड के बिल्कुल 180 डिग्री से, 180 डिग्री से, ठीक है, क्योंकि इसके पास जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के लिए है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो इसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल है वो बिल्कुल हमेशा अपोजिट साइड पे रहता है, जहाँ उसका बॉन्ड बना है उसके अपोजिट। तो 180 डिग्री के एंगल पे वो अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा, हमने अभी बात करी थी कि कोई इंटरमीडिएट तो बनता नहीं है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन के आती है, और वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे होगी कि ये हमारे पास कार्बन था, यहाँ पे ये R3, यहाँ पे हमारे पास ये R2, और यहाँ पे आ गया R1। ठीक है, प्लेनर आपके पास कह सकते हो इसकी अब ज्योमेट्री हो रही है ना, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप, क्योंकि ये जो X बॉन्ड है, CX बॉन्ड, ये ब्रेक हो रहा है, और ये जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है ये अब इसके साथ ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसके पास जो अभी ये वेकेंट p ऑर्बिटल है, एक तरीके से ये X जो है इसका बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसका बॉन्ड जुड़ रहा है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हमेशा हमें यही बताती है कि किस तरीके से साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड क्लीवेज हो रही है। हमारे पास CX का बॉन्ड टूट रहा है और C न्यूक्लियोफाइल या CY जो भी फर्दर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसका बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और वो हमेशा बॉन्ड कहाँ से बनेगा, जहाँ से ग्रुप लीव कर रहा है उसके 180 डिग्री से, हमेशा अपोजिट साइड से। दैट्स वाई आपके पास जो अब ये प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो अगर इसमें स्पेसिफिकली एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। सो SN2 रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्पेसिफिकली स्टीरियो के रिस्पेक्ट में एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, और वो एक प्रोडक्ट है इन्वर्जन वाला। इट मीन्स आपके पास सपोज X यहाँ पे कोई ग्रुप था, ठीक है, क्लोरीन टाइप था, न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन आ गया, या ये ब्रोमीन था ये क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो प्रायोरिटी हमारे पास बाकियों की उससे कम ही है, यानी हम जो CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे X की और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अगर उसकी प्रायोरिटी सेम रहती है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर यहाँ R कन्फिग्रेशन थी तो यहाँ क्या होगी, S कन्फिग्रेशन आएगी, बिल्कुल उसके अपोजिट। बट हम हमेशा ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी चेंज भी हो सकती है ना, हमें नहीं पता न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कैसा आएगा, इस X के कंपैरिजन में हायर प्रायोरिटी होगी, लोअर प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेट नहीं कह सकते कि R है तो R के बाद S ही हमारे पास बनेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप न्यूक्लियोफाइल क्या ले रहे हो, उसकी प्रायोरिटी क्या है। बट अगर मैं बात करूँ रिटेंशन और इन्वर्जन वाले फैक्टर की, तो वो डेफिनेट है, वो क्लियर है हमारे पास कि इसमें इन्वर्जन होगी। लीव करने वाला ग्रुप जहाँ से जाएगा, आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा उसकी अपोजिट साइड से आता है, 180 डिग्री से ही आता है। ठीक है, दैट्स वाई एक ही प्रोडक्ट यहाँ बनता है, और इसलिए इस रिएक्शंस को हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। डन। तो यहाँ पे अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये sp3 कार्बन था, इस फॉर्म में आते आते ये sp2 टाइप का हो गया है,
और उसके बाद वापस से किस में चला गया, sp3 में चला गया है। तो SN2 और SN1 का डिफरेंस अब आपको समझ आ रहा होगा। SN1 में क्या हो रहा था, 2 स्टेप प्रोसेस हो रही थी, पहले में कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। यहाँ सिंगल स्टेप प्रोसेस है, पहले ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फिर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, वो तो उसी एक ही स्टेप की बात है, और फिर डायरेक्ट आपके पास लीव कर रहा है ग्रुप और आने वाला उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ये है SN2 रिएक्शन, ठीक है। दैट्स वाई हमने कहा था कि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो यही वाला स्टेप है, और इस स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पहले ही स्टेप में अटैक कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी मैटर करती है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी मैटर करती है। दोनों की ही कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से रेट में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको अब SN1 क्या रिएक्शन है और SN2 क्या रिएक्शन है। बट देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने SN1 रिएक्शन के रेट को डिसाइड करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही अगर मैं थ्योरेटिकली यहाँ पे देखूँ कि हम कंसेप्चुअली किस तरीके से SN2 का जो ऑर्डर है, वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, बट सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर जो रहता है वो है हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडेडनेस, स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडेडनेस ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रही है। ऑलरेडी 5 बॉन्ड, मतलब वैसे तो ये कंप्लीट नहीं है, टूट रहा है और जो बन रहा है, बट स्टिल 5 टाइप की बॉन्डिंग कार्बन संभाल रहा है। और अगर इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो उसमें R1 R2 या R3 बहुत बल्कि है, इनकेस बहुत बल्कि हैं, ठीक है, बल्कीनेस है उनमें, तो क्या ये वाली फॉर्म स्टेबल हो पाएगी? नहीं। दूसरी बात, अगर इतने बल्कि हैं तो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अप्रोच करना चाहेगा तो क्या इजीली आ पाएगा? नहीं, क्योंकि पहले से उन्होंने इतनी जगह घेर रखी होगी, ये कहाँ से आएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके उसके ऑर्बिटल तक पहुँचाने के लिए? मुश्किल हो जाएगा ना। दैट्स वाई इन SN2 टाइप की रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडेडनेस, चाहे वो सबस्ट्रेट की बात है चाहे न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद भी अगर बल्कि रहेगा तब भी उसको मुश्किल होगा अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचाने में। अगर सबस्ट्रेट बल्कि होगा तो उन्होंने भी ज़्यादा एरिया घेर रखा होगा, तब भी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे हमें अगर SN2 रिएक्शन का रेट डिसाइड करना है, ठीक है, देन SN2 रेट हमारे पास कब फास्ट होगा? जब लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो SN2 का रेट हमारे पास फास्ट कब होगा? जब सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम मिलेगी, ठीक है। जैसे टर्शरी टाइप का है सिस्टम तो उसमें SN2 होने के चांसेस कम होंगे, और अगर प्राइमरी टाइप का है तो उसमें, अगर ये प्राइमरी टाइप का है तो उसमें SN2 होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से अप्रोच कर सकता है। एज वेल ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ये भी स्टेबल बनेगी अगर ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स नहीं रहेंगे तो। दैट्स वाई ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकती है। तो जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर्स थे वो डिस्कस करना ज़रूरी थे कि SN1 रिएक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, तो SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर है, चाहे स्टेरिक हिंड्रेंस सबस्ट्रेट की है चाहे स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल की है, ये जितनी कम रहेगी SN2 रिएक्शन के होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ SN1 एंड SN2 mechanism. Next we will discuss the important points, or you can say the major differences between SN1 and SN2, or we will discuss SN1 versus SN2 in our next lecture. Okay.